My name is Raj and you are watching my YouTube channel Raj Institute. Dear student, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू प्रोग्राम C++ के बारे में। ये हमारा पहला लेक्चर होगा। ये C++ जो है ऊप के नाम से जो है ना मुतारिफ कराई जाती है। ये जो है BSc की बुक है जिसमें C++ जो है बुक जो है इस्तेमाल होती है। ये एक लैंग्वेज है, क्लास ऑफ C लैंग्वेज, ठीक है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास C++ लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं। हमारे पास जो प्रॉपर लैंग्वेज होती है, ठीक है, हमारे पास जो लैंग्वेज है, बेसिकली लैंग्वेजेस की दो टाइप्स हैं कंप्यूटर की ज़बान में। बेसिकली हमारे पास एक लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी हमारे पास होती है लो, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होगी? हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होगी जो नियर टू अंडरस्टैंडेबल होगी ह्यूमन लैंग्वेज के, ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन लैंग्वेज कौन सी है? जिसमें हमारे पास ए बी सी कोई भी जो हमारे पास लोग बोलते हैं वो लैंग्वेज जो है ह्यूमन लैंग्वेज कहलाएगी। और लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होगी? वो लैंग्वेज जो क्या कंप्यूटर समझता होगा, जैसे 1 और 0, ठीक है जी। कंप्यूटर बेसिकली जो है लो लेवल लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 और 1 की, ठीक है जी। अब लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर चाहिए, क्योंकि इंसान की ज़बान कंप्यूटर नहीं समझ सकता और कंप्यूटर की ज़बान इंसान नहीं समझ सकता। तो इसलिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो क्या करे, इन दोनों को क्या करता रहे, ट्रांसलेट करता रहे। तो हमारे पास ट्रांसलेटर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास ट्रांसलेटर्स में हमारे पास जो है सबसे पहले कंपाइलर है, फिर इंटरप्रेटर है और असेंबलर है, ठीक है। हम सबसे ज़्यादा जो है C++ में कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर जो है एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल करता है, ठीक है जी। इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर या इसके अंदर C++ के अंदर हम किसके ऊपर काम करेंगे? हमारे पास कंपाइलर होगा और हम उस कंपाइलर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ट्रांसलेटर के अंदर हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है C++ का, कि हम कंपाइलर के ऊपर किस स्ट्रक्चर के तहत C++ का वर्क करेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो आएगा वो है हाउ टू प्रोग्राम C++ में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज, यानी कि बुनियादी ढांचा कौन सा है C++ लैंग्वेज का, कि हमें कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, प्रोग्रामिंग कर सकें। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें हम क्या कर सकें, C++ लैंग्वेज कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको ये चीज़ समझ आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर जिसको समझ आ गया, उसको प्रॉपर C लैंग्वेज समझ आ गई, ठीक है। क्योंकि ये एक बेसिक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसके बाद हमारे पास होता है मेन फंक्शन, उसके बाद तीसरा हमारे पास होता है स्टेटमेंट एरिया, इसको वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। चले सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते कौन से हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को हमेशा शार्प से जाहिर किया जाता है। शार्प से हमें जो भी साइन जाहिर किया जाएगा या डिफाइन से जो बात जाहिर की जाएगी वो हमारे पास क्या होगी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होगी, ठीक है। इसको हम प्रोग्रामिंग की ज़बान में शार्प कहते हैं।
वैसे तो हम आम रूटीन के अंदर इसको कहते हैं ये जी हैश है, लेकिन ये हैश नहीं है। प्रोग्रामिंग की ज़ुबान के अंदर किसी भी हेडर फाइल को मेंशन करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, शार्प का। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ शार्प, ठीक है जी, शार्प, ठीक है। डिफाइन हम उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं जिसकी वैल्यू इंटरनेशनल तौर पे वाजे की गई हो, जैसे पाई की कीमत होती है, ठीक है। ये जो है ये कैसी वैल्यू है जो इंटरनेशनल तौर पे सबको पता है कि 3.145 इस तरीके से इसकी वैल्यू मौजूद है, जिसको हम मैथमेटिकली इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रोग्रामिंग की ज़बान के अंदर हम इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। चलते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद, हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं शार्प के साथ इंक्लूड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको शायद आपको इस बात की समझ ना आए कि शार्प के साथ इंक्लूड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जो है स्केच क्रिएट करना चाहूँगा आपके दिमाग के अंदर, कि जिस तरीके से आप लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं और लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद आप लाइब्रेरियन को जाके कहते हैं कि जी मुझे ये बुक उठानी है, तो आप फ़ौरन वो लाइब्रेरियन जो है फ़ौरन जाता है, वो किताब लेकर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करें कि आप खुद जाकर ढूंढें तो आपको वो किताब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या है, वो किताब ढूंढने में मुश्किल होगी। इसी तरीके से आप जब आपको वो किताब मिल जाती है तो आप क्या करते हैं, आप वो किताब लेने के बाद आपने जो पढ़ना होता है, जो चैप्टर लेना होता है, आप वो चैप्टर ओपन करते हैं। चैप्टर ओपन करने के बाद वो एक्सरसाइज ओपन करते हैं। एक्सरसाइज के बाद आप सवाल को हल करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, रजिस्टर का। बात को दोबारा से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, लाइब्रेरियन को कहते हैं कि किताब दो, जो वो किताब देता है, फॉर एग्जांपल मैथ की किताब देता है, ठीक है, मैथ की किताब उसने दी। उसके बाद मैथ की किताब के बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं, चैप्टर में जाते हैं। चैप्टर के बाद किस में जाते हैं, एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के बाद हम क्या करते हैं, सवाल हल करते हैं, ठीक है ना। तो सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर का है, ठीक है जी। बेसिक स्ट्रक्चर और C++ का है। प्री प्रोसेसर को हम लाइब्रेरी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लैब भी है, ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, लैब भी है, ठीक है, लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी में हम आए, हमने कहा इंक्लूड करो किसको, मैथ को। क्या करो, मैथ को इंक्लूड करो। क्लियर है, हमने मैथ को शामिल कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये प्रॉपर अब लाइब्रेरी के अंदर हमने मैथ ले ली। अब प्रोसेस हमें जो है प्री प्रोसेसर में ये बात पता चल गई कि अब मैथ के ऊपर काम होगा, यानी कि कंपाइलर जो हमारा है उसको ये पता होगा कि मैंने जितना भी कोड लेनी है या जितना भी काम करना है सिर्फ मैथ में करना है। अब दूसरी किताबें खत्म हो गई, सारी किताबों को छोड़कर वो सिर्फ किस पर काम करेगा, मैथ पर काम करेगा। समझ आ गई इस बात की। अब मैथ में हमारे पास क्या है, चैप्टर होता है, तो हम कहते हैं मेन फंक्शन, यानी कि मेन चैप्टर कौन सा है, ठीक है जी, मेन। इसमें हम मेन के साथ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टाइप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर टाइप हो गया, ठीक है, फ्लोट टाइप हो गया, या कोई भी। अब इंटीजर टाइप है तो हम यहाँ पर इंटीजर टाइप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैथ के अंदर इंटीजर ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। इंटीजर मेन, इंट मेन, ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो तीसरी टाइप है स्टेटमेंट एरिया, जिसको हम क्या है, रजिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ आ गई है। दोबारा से देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, स्टेटमेंट एरिया। अब हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर जो साइड होता है इस्तेमाल किया जाता है वो शार्प है। शार्प के जरिए से हम समझ सकते हैं कि ये प्री प्रोसेसर एरिया है, ठीक है। इसको शार्प के अलावा हमें ऐसी वैल्यू जो क्या है पहले से मुश्किल तौर पर मौजूद हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिफाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब भी हमने कोई लाइब्रेरी को इस्तेमाल करना होता है तो शार्प इंक्लूड मैथ, ठीक है जी। मैंने आपको कहा आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, लाइब्रेरी को कह के बुक लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बचता है। इसी तरीके से जैसे आपका टाइम बचता है उसी तरीके से कंपाइलर का भी टाइम बचेगा। क्यों, कंपाइलर पूरी दुनिया की किताबों में नहीं छांटेगा कि ये कौन सा कोड है, ठीक है। जब आप उसे यहाँ पर बता देंगे कि ये मैथ टाइप है तो वो सिर्फ मैथ की ही
बुक लेगा या मैथ की टाइप लेकर उसी पर काम करेगा। बात समझ आ गई है। अब उसके बाद आप उसे बताएंगे कि चैप्टर कौन सा है, इंटीजर टाइप है, यानी कि मैंने इंटीजर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब इंटीजर का पता चल गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास रजिस्टर का होना जरूरी है। तो ये हमारा वर्किंग एरिया, स्टेटमेंट एरिया। वर्किंग एरिया को हमेशा हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस से इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, वर्किंग एरिया होता है। इसको हम वर्किंग एरिया या स्टेटमेंट एरिया भी कहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। अब इसमें आपने क्या करने होते हैं, अपनी मर्जी से, इसमें कोई शर्त लाजिम नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से काम करना होता है, लॉजिक बेस पे काम करना होता है। ठीक है जी, आप अपनी मर्जी से जो भी मैथ के रिलेटेड है या कोई भी किस्म का सवाल है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है इसके लिए आपको इस स्ट्रक्चर का ख्याल करना ज़रूरी होता है। यानी कि आपने शर्त इंक्लूड नहीं लगाया, सिर्फ खाली ये लगा दिया तो वो काम नहीं करेगा। आपने इंटीजर टाइप नहीं लगाई और यहाँ पर नेम लगा दिया तो काम नहीं करेगा। ठीक है, इन दोनों का जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे तब तक ये काम स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये एरर देता रहेगा। ठीक है जी, अब मुख्तलिफ कंपाइलर जो है इस्तेमाल की जाती है हमारे पास। टर्बो भी इस्तेमाल किया जाता है, डब भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जो पढ़ेंगे डब C++ के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, कंपाइलर के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इसकी प्रॉपर वर्किंग भी करके दिखाऊंगा और एक छोटा सा हम क्या करेंगे, प्रोग्राम भी बनाएंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि हमने किस लेक्चर के बारे में डिस्कस किया है। हाउ टू प्रोग्राम C++ के बारे में हमने पहले डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया। लैंग्वेज में हमारे पास दो टाइप्स होती है लैंग्वेज की, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, दूसरी लो लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज इंसानी लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज एक मशीन की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जो क्या है इंसान नहीं समझता और इंसान की ज़बान कंप्यूटर नहीं समझता। उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर बेसिकली तीन किस्म के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, अब उसमें ट्रांसलेटर के अंदर जो है लिखने का तरीका क्या है उसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++। कंपाइलर के अंदर लिखने का जो तरीका होता है उसको कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ लैंग्वेज। ठीक है, कि बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है किसी भी कंपाइलर के अंदर लिखने का। तो सबसे पहले हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और स्टेटमेंट एरिया। किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी कंपाइलर के अंदर हमें जब भी लिखना होगा तो इन तीन चीज़ों का ख्याल करना होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, मेन फंक्शन का और स्टेटमेंट एरिया का। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को जाहिर कैसे किया जाता है, शार्प से। किससे जाहिर किया जाता है, शार्प से। और उसके अलावा डिफाइन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लाइब्रेरी कहते हैं या हेडर फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, हेडर फाइल। क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या होता है, मेन फंक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है, स्टेटमेंट एरिया होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपाइलर को बताते हैं कि हमने किस टाइप के ऊपर काम करना है। उसके बाद हम बताते हैं कि हमें किस टॉपिक पे काम करना है या किस एक्सरसाइज पे काम करना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, वो वर्किंग करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हम ये नासे।